Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in the previous lecture we have discussed about the principle of operation of the synchronous machine. So today we will discuss some important facts regarding the synchronous machines. तो ये facts आपके जो होंगे ये basic होंगे for the synchronous machine. अगर इतनी चीजें clear रहेगी तो definitely न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो चलो देखते जरा क्या क्या मेरे पास फैक्ट्स हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस की. ठीक है, डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस. ठीक है, डी एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सिस एंड क्यू एक्सिस का मतलब होता है क्वाड्रेचर एक्सिस. ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पास यहाँ पे फील्ड जो होता है सिंक्रोनस मशीन में वो हमेशा क्या होता है, रोटर पे. अगर रोटर पे होता है तो इसका मतलब जो फील्ड की जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सिस. उसके जस्ट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री पे जो आपके पास एक्सिस अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू एक्सिस. तो आप बताओ मुझको डी एक्सिस और क्यू एक्सिस, दिस इज डी मींस डायरेक्ट एक्सिस, क्यू क्वाड्रेचर. क्वाड्रेचर एक्सिस इज ऑलवेज 90 डिग्री बिहाइंड होती है हमेशा किससे, डी एक्सिस से. क्लियर हुई इतनी बात? तो हमेशा याद रखो. लेकिन 90 डिग्री जो आपको लेना है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एंगल. तो सबसे पहले उससे भी पहले आपको पता हो जाना चाहिए थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू P/2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा मैकेनिकल. समझ में आई इतनी बात? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो होता है जो एक पोल जो होता है, एक पोल रिस्पॉन्सिबल होता है 180 डिग्री के लिए. समझ में आई इतनी बात? एक पोल जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज फॉर 180 डिग्री. तो बताओ P नंबर ऑफ अगर पोल्स होंगे तो कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री आपका प्रोड्यूस करेंगे, P टाइम्स ऑफ कितना, 180 डिग्री. समझ में आई इतनी बात? तो आप ध्यान रखोगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लिया मैंने बात कर दिया, देखो जरा इसको कैसे आप ड्राइव कर सकते हो, इट्स इजी वन. ठीक है, थीटा मैकेनिकल मतलब क्या होता है आपके पास. ठीक है, थीटा मैकेनिकल एक रेवोल्यूशन में आपके पास जो मैकेनिकल डिग्री अवेलेबल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. समझ में आई इतनी बात? अब मैं अगर इलेक्ट्रिकल बात करूं, टू पोल की अगर मैं मशीन की बात करता हूं, टू पोल की मशीन, तो आप बताओ मुझको थीटा एक रेवोल्यूशन में एक पोल जो सबस्टेंड करता है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल करता है, तो टू पोल कितना करेंगे, 360 डिग्री. तो आप क्या कहोगे, जितना मैकेनिकल डिग्री था उतना ही इलेक्ट्रिकल डिग्री आपके पास अवेलेबल हुआ अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करता हूं. अब जरा आ जाओ चार पोल अगर मशीन की बात करूंगा, अगर फोर पोल की मशीन बात करूंगा तो एक रेवोल्यूशन में मैकेनिकल डिग्री कितना होगा, दैट इज ओनली 360 डिग्री. ठीक है, बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करूंगा, एक पोल कंट्रीब्यूट करता है 180 डिग्री, तो चार पोल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ कितना, 180 डिग्री. एक ही रेवोल्यूशन में कितने, 360 के. तो आप बताओ, तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरे पास क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल जो होगा दैट इज इक्वल टू P/2 टाइम्स ऑफ कितना, थीटा मैकेनिकल. अब ध्यान से देखो जरा, कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं कह रहा हूं अगर एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो थीटा मैकेनिकल कितना होगा, दैट विल बी 360 डिग्री. तो मैं कह दिया कि अगर मैं वन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, चलो निकालते हैं. थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, अगर टू पोल की मशीन है 2/2 इंटू कितना, 360 डिग्री, तो कितना आ गया आपके पास, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल. सेम मैनर में अगर मैं कहूं एक रेवोल्यूशन में ही बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे पास चार पोल की मशीन है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आ जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 4/2 इंटू कितना, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 2. तो कितना मिलेगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ कितना, 360 डिग्री कितना, इलेक्ट्रिकल. तो अभी यही तो निकाले थे ना आप, चार पोल अगर मशीन है तो एक पोल 180 डिग्री, तो बताओ चार पोल कितना करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ कितना, 180 डिग्री, एंड 4 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 720 डिग्री. समझ में आई इतनी बात? तो आप हमेशा याद रखो थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 कितना, थीटा मैकेनिकल. अब मैं बात करता हूं यहां पे कि मेरे पास क्या है, मान लिया डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस की बात करता हूं, तो मेरे पास एक ये स्टेटर हो गया. ठीक है, रोटर में ही फील्ड होता है. मान लिया चार पोल की मशीन है, N S N और ये क्या, S. क्लियर हुई इतनी बात? अब मैं अगर डी एक्सिस की बात करूं तो डी एक्सिस हमेशा क्या होता है, N से. ठीक है, दिस इज द व्हाट, डी एक्सिस. ठीक है, ये भी क्या होगा, S to S भी क्या होता है हमेशा, डी एक्सिस. क्लियर उतनी बात? तो आपके पास जो क्यू एक्सिस आपके पास अवेलेबल होगी, क्यू एक्सिस कैसी होगी आपके पास, हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 90 डिग्री आपके पास क्या होगी. क्वाड्रेचर का मतलब ही होता है 90 डिग्री. तो डी एक्सिस कहां हो सकती है, डी एक्सिस एक ये होगी, नेक्स्ट क्या हो गया, क्यू एक्सिस कहां होगी, एक ये, और दूसरी क्यू एक्सिस कहां होगी आपके पास ये. अब जरा चेक करते हैं, मैंने कहा डी और क्यू के बीच में जो एंगल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री. बट आप जरा ध्यान से देखो 90 डिग्री जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता था. आप बताओ एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंचने में कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल आप सबस्टेंड करते हो, हमेशा 180 डिग्री. क्लियर हो इतनी बात? और इसी को आप बोलते हो एक पोल पिच. समझ में आई इतनी बात?
वन पोल से सेकंड सब्स्टिक्वेंट जो आपके पास पोल होता है वहां तक पहुंचने के लिए जितना इलेक्ट्रिकल डिग्री आप ट्रेवल करते हो, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ऑलवेज वन पोल पिच, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो एक पोल पिच इज इक्वल टू कितना होता है, वन पोल पिच इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री कितना, इलेक्ट्रिकल। क्लियर उतनी बात? तो आप बताओ मुझको एन से एस पहुंचने में कितना डिग्री आप टोटल चलोगे इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री। समझ में आए इतनी बात? तो आप बताओ मुझको ये क्यू एक्सिस क्या है, इन दोनों का हाफ है, अगर हाफ है तो बताओ ये एंगल कितना मिलेगा आपके पास, 180 डिग्री टोटल है, तो ये एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। समझ में आए इतनी बात? अब अगर यही मैं मैकेनिकल डिग्री की बात करता तो आप बताओ मुझको एक रेवोल्यूशन पूरे में कितना होता, 360, तो बताओ इतना एंगल कितना बनता मैकेनिकल में, यहां से लेके यहां तक का एंगल मैकेनिकल बनता 90 डिग्री मैकेनिकल। आप बताओ मुझको, मैं अब जानना चाहता हूं ये कितना इलेक्ट्रिकल होगा, यू कैन कन्वर्ट दिस थिंग, 90 इज द मैकेनिकल, कितने पोल है, 4, 4 डिवाइड बाय कितना 2, कितना मिलेगा आपके पास 2, 90 इंटू 2 कितना मिल जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। समझ में आए इतनी बात? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो पोल पिच होता है 180 डिग्री होता है, वेदर इट इज 4 पोल और 6 पोल और 8 पोल और 2 पोल। समझ में आए इतनी बात? तो मेरे पास क्या हो गया, डी एक्सिस एंड व्हाट, क्यू एक्सिस। अगर यही 2 पोल की मशीन होती, अगर ये 2 पोल की मशीन होती तो आपके पास 2 पोल की मशीन होती तो आप क्या कहते, दिस इज एन, दिस इज एस, ये क्या होता है आपके पास डी एक्सिस, तो क्यू एक्सिस आपके पास ये होती। अब बताओ मुझको अब कितना आपको दिखाई देता, अगर ये 2 पोल की मशीन होती तो आप बताओ मुझको ये एंगल कितना बनता, एन टू एस तक मूव करने के लिए ये टोटल एंगल कितना होता है, ये वाला, ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। दिखता कि नहीं दिखता? ठीक है, तो आप बताओ ये वाला एंगल फिर कितना बच जाता है आपके पास, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री इन केस ऑफ 2 पोल मशीन इज ऑलवेज सेम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अगर 2 पोल है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। समझ में आई? दिस इज द डी एंड क्यू एक्सिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, तो थीटा इलेक्ट्रिकल, थीटा मैकेनिकल, डी एंड क्यू एक्सिस कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर देते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में और क्या क्या चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप बताओ मुझको ns जो होता है दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड, और ns की वैल्यू जो आपके पास अवेलेबल होती है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू, तो सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो ns इज इक्वल होता है 120 कितना f बाई कितना p। क्लियर हुई इतनी बात? दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड। थर्ड नंबर पे आते हैं हम, थर्ड नंबर की हम बात करते हैं, और यहां हम बात करने वाले हैं वाइंडिंग टर्मिनोलॉजीज की, वाइंडिंग टर्मिनोलॉजीज, वाइंडिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टर्न्स की। ठीक है, तो टर्न्स आपके पास क्या होते हैं आप बताओ मुझको। सबसे पहले बताओ कंडक्टर का मतलब क्या, कंडक्टर मतलब होता है द एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, तो आपको अगर एक टर्न बनाना है तो कितने कंडक्टर की नीड पड़ेगी, हमेशा और हमेशा अगर एक टर्न बनाना है आपको तो 2 कंडक्टर नीड पड़ती है। तो आप याद रखोगे कि वन टर्न इज इक्विवेलेंट टू 2 कंडक्टर, ऑलवेज रिमेंबर। इज इट ओके? तो एक टर्न जो होता है वो हमेशा कितने कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा 2 कंडक्टर को। क्लियर उतनी बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जरा कॉइल की बात करते हैं। कॉइल जो होता है किसके थ्रू बनाया जाता है, हमेशा और हमेशा टर्न्स को मिला के। तो आप बताओ मुझको मेरे पास अगर एक टर्न है तो इसका मतलब मैं कितना कहूंगा, एक कॉइल है मेरे पास। क्लियर उतनी बात? तो आपके पास क्या होगा, टर्न की बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कॉइल की, तो कॉइल कैसे फ्रेम किया था मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करके। क्लियर उतनी बात? अगर मेरे पास एक कॉइल में कह दे केवल एक टर्न है तो इसका मतलब दैट इज अ सिंगल टर्न कॉइल। अगर मैं मेरा कह दे कि कोई एक कॉइल में 2 टर्न है तो दैट इज अ डबल टर्न कॉइल। ठीक है, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कह दे तो n टर्न्स कॉइल आप कहते हो। क्लियर उतनी बात? तो आपके पास कॉइल कहां से बनता है, टर्न से। कंडक्टर से कौन बना, टर्न। टर्न से कौन बना, कॉइल। कॉइल से क्या बनती है आपके पास, वाइंडिंग बनती है। क्लियर उतनी बात? जिसमें आपके डिफरेंट कैटेगरी होती है, सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, कंसंट्रेटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइंडिंग आपके पास अवेलेबल होती है। तो अब बताओ मुझको कॉइल की जब भी बात की जाएगी तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आएगा, कॉइल साइड। क्या आएगा आपके पास, हमेशा कॉइल साइड की बात की जाएगी। तो आप याद रखो एक कॉइल में 1 कॉइल इज इक्विवेलेंट टू कॉइल साइड 1 एंड कॉइल साइड कितना, 2। इज इट ओके? तो मैं क्या कहूंगा, एक कॉइल जो होता है उसके पास कितनी साइड्स अवेलेबल होती हैं, हमेशा याद रखो 1 कॉइल इज इक्विवेलेंट टू 2 कॉइल साइड्स, 2 कॉइल साइड्स। क्लियर उतनी बात? तो एक टर्न इज इक्विवेलेंट टू 2 कंडक्टर, एक कॉइल इज इक्विवेलेंट टू कितना, 2 कॉइल साइड्स। क्यों कॉइल साइड्स? अगर ये एक कॉइल है तो इसका एक साइड ये होगा, दूसरा साइड क्या होगा, ये होगा।
एक साइड किसी स्लॉट में पड़ा होगा, दूसरा साइड भी किसी अदर स्लॉट में पड़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन उन स्लॉट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। बट एक कॉइल अगर है, कितने भी टर्न की आपकी कॉइल हो, हमेशा याद रखना एक कॉइल अगर बोला जाए तो एक कॉइल के अंदर हमेशा दो साइड्स अवेलेबल होते हैं। एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड क्या हो गया, ये हो गया, और दोनों को फिर हम कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्शन करना ये डिपेंड करता है किस टाइप की वाइंडिंग आपके पास अवेलेबल है। एक कॉइल तो दो कॉइल साइड, एक टर्न तो दो कंडक्टर। हमेशा याद रखो कि एक कॉइल होगा तो दो साइड्स होंगे, एक टर्न होगा तो हमेशा दो कंडक्टर होंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कितना भी हो। क्लियर उतनी बात? तो मैं अगर कह दूं मेरे पास एक कॉइल है, आप बताओ मुझको, अगर मेरे पास एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं, तो बताओ इसके कितने साइड्स होंगे? दो ही साइड होंगे। एक कॉइल के दो ही साइड्स होंगे, चाहे उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हो। समझ में आई इतनी बात? तो मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स अगर अवेलेबल हैं, तो बताओ उसमें कितने कंडक्टर अवेलेबल होंगे? कितने कंडक्टर होंगे? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक टर्न में कितने? दो कंडक्टर, तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कितने कंडक्टर? n टाइम्स ऑफ कितना? 2। एक कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स की बनी है, तो कंडक्टर उसके अंदर कितने हैं? n इंटू 2। बट कॉइल साइड कितनी होगी? दैट्स ओनली 2। अगर मैं एक कॉइल की बात कर रहा हूं, तो एक कॉइल n नंबर ऑफ टर्न से बन सकती है, और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एक कॉइल के अंदर दो साइड्स अवेलेबल होंगे। एक कॉइल के अंदर टोटल जो कंडक्टर अवेलेबल होंगे, दैट इज द n नंबर ऑफ टर्न्स अगर है, तो n टाइम्स ऑफ कितना? 2। 2 क्यों? क्योंकि एक टर्न के अंदर कितने कंडक्टर होंगे आपके पास? दो कंडक्टर। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि टर्न और कॉइल का मतलब क्या, कॉइल साइड का क्या मतलब होता है। कॉइल का एक साइड किसी अदर स्लॉट में होता है, कॉइल का जो दूसरा साइड होता है हमेशा क्या होता है आपका? डिफरेंट स्लॉट्स में होता है। समझ में इतनी बातें? तो आपको हमेशा याद रखना कॉइल साइड 1 एंड कॉइल साइड 2 ऑफ ए सिंगल कॉइल। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? कॉइल्स की बात होगी। वाइंडिंग क्या होती है? इन्हीं कॉइल्स को मैं कनेक्ट करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइंडिंग को मैं क्या करता हूं? हमेशा डेवलप करता हूं। इज इट ओके? तो चलो देखते हैं और देखते हैं कुछ कॉइल साइड्स को यूज करके हम कैसे हम बनाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपने कॉइल साइड, कॉइल टर्न ये सब पढ़ा, उससे वाइंडिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मेरे पास जब भी सिंक्रोनस मशीन की बात की जाएगी, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइंडिंग की बात की जाएगी। अगर मैं सबसे पहली वाइंडिंग की बात करता हूं, दैट इज नोन एज अ सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर, सिंगल का मतलब हो गया सिंगल। ठीक है, तो मेरे पास क्या होंगे? स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं वाइंडिंग्स को रखने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, अगर किसी भी स्लॉट में किसी भी कॉइल का अगर एक साइड अवेलेबल होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट इज नोन एज अ सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास क्या, अगर एक स्लॉट है दिस एंड देयर इज अनदर स्लॉट। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, किसी भी कॉइल का, कॉइल चाहे मान लिया एक कोई कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स हैं, मान लिया दो टर्न अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो टर्न है, तो एक कॉइल साइड में दो कंडक्टर, दो टर्न अवेलेबल हैं, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? दैट इज समव्हाट लाइक दिस वन। ठीक है, टू कंडक्टर्स। ठीक है, ये मैंने टू टर्न की एक क्या बना दिया? आपकी कॉइल बना दिया। ठीक है, तो कॉइल मेरे पास क्या एक ही है। ठीक है, बट उसके एक कॉइल के दो साइड्स अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी कॉइल में, किसी भी स्लॉट में केवल एक कॉइल साइड अवेलेबल होगा, तो ऐसी वाइंडिंग आप क्या कहते हो? दैट इज नोन एज अ सिंगल लेयर वाइंडिंग। क्लियर उतनी बात? और सिंगल लेयर वाइंडिंग में हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ कॉइल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्लॉट। कैसे? जरा चेक कर सकते हो, यहां पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइल्स निकालना होगा, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ कॉइल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ स्लॉट जितने भी गिवन होंगे, अगर यहाँ पे कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अगर मेरे पास दो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, अगर मेरे पास दो स्लॉट केवल अवेलेबल होगा, तो 2 इंटू 1/2 कितना मिलेगा आपके पास? कॉइल कितने मिलेगा आपके पास? एक। अगर मेरे पास 8 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, तब बताओ नंबर ऑफ कॉइल्स कितने मिल सकते हैं आपके पास? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 8। कितना आ जाएगा आपके पास? 4 कॉइल आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप हमेशा याद रखो, सिंगल कॉइल का, सिंगल लेयर का मतलब होता है हमेशा कि एक स्लॉट में केवल किसी भी कॉइल का एक साइड अवेलेबल हो सकता है। किसी भी स्लॉट में दो कॉइल साइड्स अवेलेबल नहीं हो सकते। जिसको मैं लिखूंगा कॉइल साइड 1 ऑफ कॉइल 1। ठीक है, सेम मैनर में इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉइल साइड 2 ऑफ कॉइल, कौन सा? सेम कॉइल ना, दैट इज कॉइल 1। ठीक है, तो किसी भी कॉइल के दो साइड्स होते हैं। अगर किसी भी कॉइल का एक स्लॉट में केवल एक ही साइड अवेलेबल है, तो आप उसको क्या बोलते हो? दैट इज नोन एज अ सिंगल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, और सिंगल लेयर वाइंडिंग हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो डबल लेयर में जरा देखो, दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग।
तो लेयर से आपको समझ में आ गया डबल लेयर है, इसका मतलब किसी भी स्लॉट में, किसी भी स्लॉट में, ठीक है, हमेशा ये हो गया स्लॉट, इसमें हमेशा क्या होंगी, दो साइड्स अवेलेबल होंगी। कॉइल की कितनी साइड्स अवेलेबल होंगी, हमेशा दो साइड्स अवेलेबल होंगी। तो आप बताओ मुझको, किसी भी कॉइल का दो साइड्स का मतलब हो गया एक साइड हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा साइड हो गया। अब ध्यान ये रखने वाली है कि आपके पास क्या मिलेगा, तो मैंने इसको क्या लिखा, फर्स्ट वाले को मैंने लिख दिया कॉइल साइड 1 ऑफ कॉइल 1। क्लियर हुई इतनी बात। सेम मैनर में दूसरा वाला जो है उसको मैंने क्या लिखा, कॉइल साइड 1 ऑफ कॉइल कितना, 1 डैश। हमेशा ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। एक कॉइल में केवल दो ही साइड्स हो सकती हैं, तो अगर कोई स्लॉट आपके पास अवेलेबल है और आपके पास नंबर ऑफ कॉइल्स अवेलेबल हैं, तो एक स्लॉट में दो डिफरेंट कॉइल का दो साइड्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, दैट इज नोन एज अ डबल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो कॉइल थी, कितनी कॉइल है यहाँ पे, दो कॉइल, दो कॉइल का पहला जो साइड है वो आपने यहां पे पुटअप कर दिया, तो उसका नेक्स्ट जो साइड्स अवेलेबल होंगे उसको मैंने किसी और स्लॉट में रखा, तो मैंने कह दिया दिस इज द कॉइल साइड नंबर, बोलो ना, कॉइल साइड ऑफ, बोलो ना, कॉइल साइड ऑफ 2 ऑफ कौन सा कॉइल, कॉइल 1, ठीक है। सेम मैनर में दिस इज द कॉइल साइड ऑफ 2 कौन सा कॉइल, कॉइल ऑफ 2। क्लियर इतनी बात। तो कॉइल साइड आपके पास क्या होगा, 2 डैश, सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखो, कॉइल साइड ऑफ 1, फर्स्ट कॉइल का एक कॉइल साइड, सेकंड कॉइल का एक कॉइल साइड, नेक्स्ट में फर्स्ट कॉइल का कॉइल साइड नंबर 2 और नेक्स्ट कॉइल का क्या, उसका भी कॉइल साइड नंबर 2, तो आप क्या कहोगे, इट इज नोन एज अ डबल लेयर वाइंडिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखो, इट डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट। एक कॉइल का हमेशा दो साइड्स होते हैं। अगर मेरे पास एक ही कॉइल है तो उसका एक साइड अगर आप एक स्लॉट में आप रखते हो तो आप कहते हो सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगर आपके पास क्या है, डबल लेयर की बात करते हो, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉइल्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी कॉइल के दो साइड्स को अगर आप पुटअप करते हो एक स्लॉट में, तो आप उसको कहते हो डबल लेयर वाइंडिंग। समझ में आई इतनी बात। और इसको बोलते हैं अपर लेयर और उसको क्या बोलते हैं, बॉटम लेयर, ठीक है। तो ये हुआ अपर और ये क्या हुआ, बॉटम लेयर। जो कनेक्शन हमेशा होता है, कनेक्शन जो आप करोगे, हमेशा याद रखो, in case of double layer number of coils is equal to number of कितना slots, number of कितना slots, is it okay or not, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ कॉइल्स होता है इन डबल लेयर वाइंडिंग हमेशा इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स। अगर मेरे पास दो स्लॉट्स हैं तो कितने कॉइल आप यूज कर सकते हो, दो कॉइल, ठीक है। अगर मेरे पास 4 स्लॉट हैं तो कितने कॉइल्स आप यूज कर सकते हो, 4। समझ में आई इतनी बात। अब बताओ मुझको, अब इसका प्लेसमेंट कैसे होता है। हमेशा जो टॉप लेयर आपके पास होती है वो हमेशा नेक्स्ट के हमेशा बॉटम से कनेक्टेड होती है। अगर मेरी लोअर की बात करूंगा तो जो बॉटम लेयर होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, इसके टॉप से। अगर आप ऐसा कनेक्शन नहीं करोगे तो आप कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, जो कनेक्शन होता है हमेशा वो कैसा होता है, हमेशा फर्स्ट का टॉप नेक्स्ट के किससे होता है, बॉटम से, और फर्स्ट का जो बॉटम होता है वो हमेशा नेक्स्ट के किससे होता है, हमेशा टॉप। तो आप बताओ मुझको, अगर मेरे पास 4 कॉइल्स हैं, लेट अस अज्यूम 4 कॉइल, ठीक है। तो मैंने कह दिया कॉइल्स कितनी मेरे पास है, 4, एज्यूम कर लो, ठीक है। अब मुझे उसको पुट करना है, ठीक है। तो आप बताओ, मेरे पास जो आर्मेचर है उसमें आपके पास स्लॉट्स बने होंगे, तो मैंने स्लॉट्स ऐसे बना लिया, कुछ स्लॉट्स बना लिए, कितने कॉइल, आप बताओ। डबल लेयर वाइंडिंग अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास कैसे कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे, जितने कॉइल्स उतने ही स्लॉट। तो अगर 4 कॉइल हैं तो 4 स्लॉट्स होंगे। अब इनका प्लेसमेंट जरा देखते हैं, इनका प्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट कॉइल मैंने इसको ले लिया, फर्स्ट स्लॉट इसको ले लिया, तो पहले का क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1 लिख दूं इसको, और सेकंड क्या लिख दूं, इसको 1 डैश लिख दूं। क्लियर हुई इतनी बात। मतलब फर्स्ट कॉइल का पहला साइड, दूसरे का क्या, पहला साइड, ठीक है। सेम मैनर में यहां पे क्या होंगे, 2 कॉइल साइड्स अवेलेबल होंगे, इस पे भी क्या होंगे, 2 कॉइल साइड्स अवेलेबल होंगे, इसके पास भी क्या होंगे, 2 कॉइल साइड्स अवेलेबल होंगे। आप जरा काउंट कर लो कितने कॉइल हुए, ठीक है। फर्स्ट का कनेक्शन, इसको मैं 2 और इसको 2 डैश, इसको 3 और इसको 3 डैश, इसको 4 और इसको क्या 4 डैश। अब बता मुझको, फर्स्ट का कनेक्शन किससे होगा, अगर ये टॉप लेयर है तो इसका बॉटम लेयर से, तो फर्स्ट का कनेक्शन किसके साथ होगा, बताओ ना मेरे को। अगर ये टॉप लेयर है तो इसका कनेक्शन बॉटम लेयर, तो फर्स्ट का कनेक्शन 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, जो आपके पास जो 1 डैश है इसका कनेक्शन किसके साथ आप करोगे, फर्स्ट का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन, इसका बॉटम लेयर जो होगा नेक्स्ट के किससे कनेक्टेड होगा आपके पास,
प्लीज टेल मी, ठीक है। आपके पास क्या है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास टॉप लेयर है तो नेक्स्ट के किससे होगा, बॉटम से कनेक्शन, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट का जो टॉप लेयर है वो किससे कनेक्टेड होगा आपके पास, नेक्स्ट के बॉटम से, तो नेक्स्ट के बॉटम से। नेक्स्ट बताओ मुझको, नेक्स्ट का जो टॉप है वो किससे कनेक्टेड होगा आपके पास, इसके बॉटम से। तो एक्चुअली ये डायग्राम आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये कुछ इस वे में बना लो आप, ठीक है। ये कुछ ऐसे कर दो, ठीक है। ये मैंने कर दिया लाइक दिस वन, ठीक है, like this one and like this one. Please make in the same sequence. This is first. इसको ऐसे रखो आप, like this one. It will be more clear for you. ठीक है, कुछ ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। अब बताओ मुझको, मेरे पास क्या, इसको मैंने वाला 1, इसको 1 डैश, इसको 2 और इसको क्या 2 डैश, इसको 3 और इसको क्या 3 डैश, इसको 4 और इसको क्या 4 डैश, ठीक है। तो आपके पास 4 कॉल हो गए, 4 साइड्स हो गए। फर्स्ट का कनेक्शन बॉटम से, तो फर्स्ट का कनेक्शन मैंने बॉटम से किया। नेक्स्ट का टॉप का कनेक्शन इसके बॉटम से, तो इसके बॉटम से मैंने कर दिया। इसके टॉप का कनेक्शन किससे, इसके बॉटम से, इसके बॉटम से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, ऐसे चलते रहो, इसके टॉप का कनेक्शन इसके बॉटम से, इसका कनेक्शन किसके, इसके बॉटम से। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, अब आप बताओ मुझको, सारे कनेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या कह दिया, अगर मेरे पास कुछ कनेक्शन आपको करना होगा तो आपके पास 4 कॉइल्स अवेलेबल होंगी। 4 कॉइल्स अगर अवेलेबल हैं तो टोटल कितनी साइड्स अवेलेबल होंगी, 8 साइड्स। एक कॉइल में 2 साइड, तो 4 कॉइल में कितनी, हमेशा 8 साइड, ठीक है। तो उनका कनेक्शन आप क्या करोगे, कुछ इस वे में आप करोगे। अगर इस वे में आप करते हो, यू विल सेटिस्फाई द थिंग कि नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ स्लॉट्स। समझ में आए इतनी बात। तो डबल लेयर की जब भी बात की जाएगी, हमेशा ध्यान रखो कि जो कॉइल्स है, एक कॉइल में हमेशा 2 कॉइल साइड्स होंगे, एक टर्न में हमेशा 2 कंडक्टर होते हैं। एक कॉइल को बनाने के लिए आप n नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज कर सकते हो। डबल लेयर में एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड्स अवेलेबल होंगी, सिंगल लेयर में एक स्लॉट में केवल एक कॉइल साइड अवेलेबल होगी। क्लियर उतनी बात। तो चलो देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग और डिस्कस करते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाइंडिंग मेरे पास कैसी है, फुल पिच वाइंडिंग। तो फुल पिच का मतलब क्या होता है, आप जरा देखो, वन पोल पिच इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, दैट इज डिनोटेड एज 180 डिग्री। और इन टर्म्स ऑफ स्लॉट अगर लिखना होता है तो आप बताओ मुझको कैसे आप लिख सकते हो, वन पोल पिच इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। इज इट ओके, ठीक है। आप बताओ ना मुझको, आपने कहा कि मान लिया मेरे पास, और मैं बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा, कैसे आप जज कर सकते हो, ठीक है। एक पोल कितना कंट्रीब्यूट करता है, 180 डिग्री। एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, मान लिया कुछ नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो मैं क्या कहूंगा, मान लिया कि एक पोल जितना 180 डिग्री करेगा, हर एक स्लॉट थोड़ा थोड़ा एंगल कंट्रीब्यूट करके टोटल एंगल कितना बनाएगा आपके पास, 180 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हो, एक पोल पिच इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इसी को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, या इसको कहते हैं, इसको मैं जो लिखता हूं दैट इज इक्वल टू स्मॉल n, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास मेरे पास आता है, ठीक है। स्लॉट एंगल की बात करते हैं, स्लॉट एंगल, ठीक है। स्लॉट एंगल को मैं गामा से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। स्लॉट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आप ही बताओ ना मुझको। एक पोल के अंडर में बताते चलो, एक पोल जो होता है वो कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूट करता है, 180 डिग्री। तो बताओ स्लॉट एंगल मतलब एक स्लॉट कितना एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, बोलो ना, ठीक है। एक पोल के अंडर में 180 डिग्री एक पोल करता है, तो आप बताओ मुझको एक स्लॉट कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उस पोल के अंडर में। तो आप बताओ, मैं कहूंगा ना 180 डिग्री जो मिला होगा वो हर एक स्लॉट के कंट्रीब्यूशन से मिला होगा। और एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल इज इक्वल कितना n, तो मैं कितना कहूंगा 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना n, दिस इज द वन स्लॉट एंगल। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। दिस इज द स्लॉट एंगल, ठीक है। अब बताओ मुझको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। अगर मैंने कहा मेरे पास क्या है, कोई स्लॉट है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आई डोंट नो, ठीक है। कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मैंने कह दिया कि टोटल जो नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास कुछ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा, मैं हमेशा बात करूंगा कि एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर मेरे पास कोई 2 पोल की मशीन है, तो मैंने क्या कह दिया, मान लिया मेरे पास 2 पोल की मशीन है, तो उसके पास क्या होगा, एक n पोल हो गया, दिस इज द n पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, s पोल। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। दिस इज द s पोल, ठीक है। इसको मैंने s पोल बना दिया। मान लिया मेरे पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल थे, 12 स्लॉट। कितने स्लॉट्स अवेलेबल,
टोटल नंबर ऑफ स्लॉट जो अवेलेबल थे आर्मेचर के ऊपर कितने स्लॉट्स थे 12। तो आप बताओ 12 स्लॉट अगर है तो एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट आएंगे आपके पास 12 डिवाइड बाय कितना 2 पोल की मशीन है 2 तो कितना हो जाएगा 6। तो मैंने 6 स्लॉट्स बना दिए 1 next is 2 next is 3 next is how much 4 next is 5 and next is 6। Is it okay? सेम 6 स्लॉट एस पोल के अंडर में दिखाई देंगे तो मेरे पास क्या होगा 7 नेक्स्ट क्या 8 नेक्स्ट क्या 9 नेक्स्ट क्या 10 नेक्स्ट क्या 11 एंड नेक्स्ट क्या 12। ठीक है तो मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 11 and 12। This is the total number of slots available under 2 poles। 1 पोल के अंडर में कितना 6। तो अब मैं बात कर रहा हूं फुल पिच वाइंडिंग की। तो फुल पिच वाइंडिंग का मतलब होता है अगर मेरे पास कोई भी एक कॉइल है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसके पास अवेलेबल हैं तो फुल पिच का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कॉइल का अगर एक साइड आपका किसी भी स्लॉट में रखा है, मान लिया किसी एक कॉइल का जिसमें एक टर्न अवेलेबल है, उसका जो फर्स्ट आपका जो कॉइल साइड है वो किस स्लॉट में अवेलेबल है, दैट इज इन द फर्स्ट स्लॉट। किस स्लॉट में अवेलेबल, दैट इज इन द फर्स्ट स्लॉट। तो मैंने लिख दिया कॉइल साइड वन ऑफ कॉइल वन। ठीक है, अगर मैंने कह दिया एक ही कॉइल है उसका कॉइल साइड 2 होंगे डेफिनेटली, अगर उसका एक साइड फर्स्ट नंबर पे है तो दूसरा साइड जो होना चाहिए वो किस नंबर स्लॉट पे होना चाहिए। फुल पिच वाइंडिंग अगर आप बोलना चाहते हो तो दूसरा साइड पहली साइड से 180 डिग्री दूर होना चाहिए। ठीक है, और 180 डिग्री दूर कब मिलेगा, जब आपके पास कैसा मिलेगा 1 पोल पिच डिस्टेंस अवे होना चाहिए। तो इज इक्वल टू कितना आपके पास n लिखा हुआ है, तो आप बताओ मुझको n की वैल्यू यहां कितना पाए हो, आप बोलो ना कितना पाए हो। n इज इक्वल टू है 6, कैसे 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब जो दूसरा कॉइल साइड होना चाहिए दैट मस्ट बी एट 7th पोजीशन। व्हाई इट इज एट 7th पोजीशन, आप बताओ कॉइल साइड 1 और कॉइल साइड 2, कॉइल साइड कितना बेटा 2। तो आप बताओ पहली कॉइल का साइड 1 और साइड 2 के बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे तो कितना दिखाई देगा, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस कितना कर दो 1, कितना मिलेगा आपके पास 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स, और 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स का जो कंट्रीब्यूशन है कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक का जो आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री कितना इलेक्ट्रिकल। You cannot connect this at 6th position. If you are connecting 6th position this coil side, that means the difference between these two coil sides you will never get a 180 degree। 180 डिग्री पाना है तो इस coil side और इस coil side के बीच का जो distance होना चाहिए that must be equal to 6 slots। अगर 6 slots हैं तो इसका मतलब 180 डिग्री, तो आप कहोगे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो फुल पिच वाइंडिंग का मतलब होता है अगर एक coil side इस किसी भी कॉइल के दोनों कॉइल साइड के बीच में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का अगर डिस्टेंस अवेलेबल है तो आप ऐसी वाइंडिंग क्या कहते हो, आप फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो मैंने कह दिया दिस इज द फुल पिच वाइंडिंग। क्लियर हुई इतनी बात। सेम मैनर में अब अगर मैं बात करूं कॉइल स्पैन की, तो कॉइल स्पैन टर्म क्या होता है, कॉइल स्पैन का मतलब होता है आपके पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉइल साइड्स ऑफ ए कॉइल। ठीक है, तो यहां पे आपके पास कॉइल स्पैन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आए इतनी बात। अब बात आ जाती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग की। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो फोर्थ वन क्या है मेरे पास, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी वाइंडिंग कोई वाइंडिंग फुल पिच नहीं है तो डेफिनेटली कैसी होगी आपके शॉर्ट पिच। मतलब दोनों कॉइल साइड के बीच में अगर डिस्टेंस कितना ना मिले आपके पास 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो आप क्या कहोगे, दैट इज नोन एज अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो मैं क्या कह दिया, अगर मैं कह दूं कि 7th की बजाय इसी कॉइल साइड नंबर 2 को मैं 6 पे कनेक्ट कर देता, अगर मैं कनेक्ट कर देता तो अगर 7th की बजाय मैं 6 पे कनेक्ट कर देता तो इसका मतलब क्या मिलता मुझको कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता, अब क्या अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं 6 पे अगर कॉइल साइड नंबर 2 को मैं कनेक्ट कर देता, तो आप बताओ इनके बीच का डिस्टेंस क्या 180 डिग्री आता, नहीं, इनके बीच का डिफरेंस आता 180 डिग्री माइनस कितना मैं लिखूं अल्फा, और अल्फा मैंने कह दिया अल्फा इज दिस मच। क्लियर उतनी बात। तो अल्फा मेरे पास क्या होगा, जबकि फुल पिच कितना था 180, इतना माइनस कर दो, अब कॉइल स्पैन कितना आ गया 180 डिग्री माइनस, तो ऐसी वाइंडिंग हम क्या कहते हैं, दैट इज अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। समझ में इतनी बात। तो जब भी कोई वाइंडिंग दो कॉइल साइड के बीच का जो डिस्टेंस हो दैट इज नॉट 1 पोल पिच अवे,
then it will be less than of 1 pole pitch away. That means that is known as a short pitch winding. अब कितना short pitch angle होता है और इस angle alpha को हम क्या कहते हैं? That is known as short pitch angle. Short pitch angle. क्लियर उतनी बात? अब शॉर्ट पिच एंगल अगर कहोगे तो शॉर्ट पिच एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? एक स्लॉट का एंगल कितना होता है आपके पास? बोलो ना, गामा. तो मैं क्या कहूंगा? गामा मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर से आप शॉर्ट पिचिंग कर रहे हो. अगर मैं 5 पे कर देता तो कितना होता आपके पास? ये अगर अल्फा है तो नेक्स्ट कितना आता आपके पास? उसके बाद कितना कंट्रीब्यूशन होता? 2 स्लॉट का. अगर मैं इसको 4 पे कनेक्ट कर देता तो कितने कंट्रीब्यूशन होता? 3 स्लॉट का एंगल का कंट्रीब्यूशन होता. तो आप बताओ मुझको, alpha is equal to short pitch angle is equal to gamma 1 slot angle multiplied by number of slots by which the winding is short pitched. The winding is short pitched. क्लियर उतनी बात? तो ये क्या हुआ आपके पास? दिस इज अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग. ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर आप यूज करते हो तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं इसमें जो कॉपर से बने होते हैं, अगर कॉपर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इन केस ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग कॉपर रिक्वायरमेंट विल बी लेस. ठीक है, तो जब भी कभी बात की जाती है तो डबल लेयर वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात की जाती है. डबल लेयर अगर आप यूज करते हो तो आपका वेस्ट नहीं होता स्पेस. क्यों स्पेस नहीं वेस्ट होता? एक ही स्लॉट में आप दो कॉइल साइड्स को पुट कर सकते हो. बट सिंगल लेयर में क्या होता था आपके पास? एक स्लॉट में केवल एक कॉइल साइड होता था, तो लॉट ऑफ स्पेस हैज बीन वेस्टेड. बट इन केस ऑफ डबल लेयर वाइंडिंग द स्पेस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट पिच वाइंडिंग थ्रू आप क्या कर सकते हो? कॉपर रिक्वायरमेंट आपकी घट जाती है और आप क्या कर सकते हो? जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आपके डेवलप होंगे जो ईएमएफ में या करंट में, वो हार्मोनिक्स को क्या कर सकता हूं? मैं रिमूव कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द शॉर्ट पिच एंगल. ठीक है, अभी कैसे करेंगे? दैट इज द डिफरेंट थिंग. क्लियर उतनी बात? तो दिस इज हाउ द शॉर्ट पिच ऑफ द वाइंडिंग इज डेवलप्ड. ये जो शॉर्ट पिचिंग जो की जाती है उससे एक फैक्टर डेवलप हो गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द पिच फैक्टर. तो पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज Kp is equal to cos alpha by 2. ठीक है, पिच फैक्टर का मतलब होता है, पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज दैट इज द EMF with short pitch coil divided by EMF with full pitch coil. Full pitch coil. Is it okay? तो मेरे पास क्या मिलेगा? अगर मैं बात करूंगा, इसको बोलते हैं कॉर्डिंग फैक्टर या इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा? दैट इज नोन एज अ पिच फैक्टर. तो जो पिच फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? जो शॉर्ट पिचिंग की वजह से जो प्रॉब्लम केवल क्या होती है? ईएमएफ की वैल्यू आपको रिड्यूस कर जाती है, बट इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग इन मच डीपर. ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया केवल यहाँ में मेरा देने का मतलब है कि आपको बेसिक आइडिया है कि ये चीजें कैसी होती हैं. तो जो पिच फैक्टर होता है दैट इज ऑलवेज डिफाइंड एज cos अल्फा बाय 2. मतलब ईएमएफ का रिडक्शन जो होता है शॉर्ट पिचिंग की वजह से वो इतने फैक्टर से हो जाता है. दैट्स ऑल. दैट इज इक्वल टू cos अल्फा बाय 2. अगर मैं हार्मोनिक की बात करता हूं तो जो हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग जो पिच फैक्टर आता है उसको हम बोलते हैं KPN. दैट इज इक्वल टू cos n अल्फा डिवाइड बाय कितना? 2. और n क्या होता है आपके पास? दैट इज द ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक. क्लियर उतनी बात? अगर फंडामेंटल बात करोगे यू विल गेट cos अल्फा बाय 2. अगर मैं बात करूंगा किसकी? थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग कितना रिडक्शन हुआ वोल्टेज का, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो KPN से. इज इट ओके? तो फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होता है डिफाइन. पिच फैक्टर कुछ ऐसे नाम दिया है, जितने से रिडक्शन होता है वोल्टेज उसको हम क्या बोलते हैं? पिच फैक्टर. क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? शॉर्ट पिच एंड फुल पिच वाइंडिंग. कुछ इस तरीके से आप जजमेंट क्रिएट करोगे. करेक्ट? ठीक है, अब बताओ मुझको, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और देखते हैं जरा एक टाइप की और वाइंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. चलो देखते हैं जरा कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम कैसे कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, दैट इज द कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग. ठीक है, कंसंट्रेटेड नाम से ही समझ में आ रहा है. अगर मेरे पास क्या है, किसी भी, यहां पर हम हमेशा बात करेंगे 3 फेज मशीन की बात करेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया N क्या डिफाइन किया गया था? N इज द स्लॉट पर पोल. ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं एक पोल के अंडर में. ठीक है, यहां पे एक टर्म और आएगा दैट इज नोन एज M. M का मतलब होता है स्लॉट्स पर पोल पर फेज. मतलब अगर मेरे पास 3 फेज की बात करूंगा तो मैं यहां काउंट करने जा रहा हूं कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स एक पोल के अंडर में है और एक फेज के करस्पॉन्डिंग कितने रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ स्लॉट्स. तो मैं क्या कहूंगा? N is the slots per pole, number of slots per pole. ठीक है, M is the slots per pole per phase.
अगर 3 फेज होगा तो इसको डिवाइड बाय आप 3 से भी करोगे तो मैं कह सकता हूं ना m इज इक्वल टू कितना, n डिवाइड बाय कितना, नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ कितना फेजेस। क्लियर उतनी बात। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर मेरे पास सिंगल फेज है तो मेरे पास m इज इक्वल टू कितना होगा n, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास अगर 3 फेज सिस्टम है तो m की वैल्यू कितने की इक्वल, दैट इज n/3। अगर मेरे पास 6 फेज सिस्टम है तो मेरे पास क्या होगा, m इज इक्वल टू कितना, n डिवाइड बाय कितना 6। अगर मेरे पास 2 फेज है तो m की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाय कितना 2। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। n इज व्हाट, स्मॉल n की मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास, दैट इज द स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। तो m स्लॉट्स पर पोल पर फेज। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास m नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल है एक पोल और एक फेज के लिए, बट एक फेज की हर एक कॉइल को अगर मैं केवल एक ही स्लॉट में पुट कर दूंगा तो दैट वाइंडिंग इज नोन एज व्हाट, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। अगर कंसंट्रेटिंग आप वाइंडिंग यूज कर रहे हो तो आप ही बताओ, मेरे पास अगर मैं कह दूं कि मैंने कहा 12 स्लॉट्स थे टोटल, ठीक है, पोल कितने थे, 2 पोल, ठीक है, दिस इज P, ठीक है। आप बताओ अगर 3 फेज सिस्टम की बात करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइड बाय कितना 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2। तो मतलब अगर मेरे पास ये टोटल स्लॉट्स अवेलेबल थे, एक पोल के अंदर में 6 स्लॉट्स अवेलेबल थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो s पे भी 6 स्लॉट अवेलेबल थे, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मैं अगर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं तो एक फेज के लिए कितने स्लॉट्स अवेलेबल है मेरे पास, 2 स्लॉट्स। मतलब ये अगर मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं तो एक फेज के लिए मेरे पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सेम मैनर में एस में भी कितने होंगे, एक फेज के लिए 2 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। क्लियर उतनी बात। हमेशा याद रखना है कि एम का इंपॉर्टेंस आपको समझ में रखना है कि एक पोल के अंडर में कितने आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं एक फेज के लिए। तो ए बी सी 3 फेज होंगे तो एक फेज के लिए 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं क्या करूं, 2 स्लॉट को ना यूज करके एक ही स्लॉट में सारे कॉइल्स को मैं पुटअप कर दूं ए फेज के, तो मेरे पास ए फेज की दोनों ही कॉइल कहां आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। तो आप बताओ, फर्स्ट का आपका एक इंड्यूस वोल्टेज होगा, सेकंड का इंड्यूस वोल्टेज होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दैट इज द अर्थमेटिक समेशन ऑफ द व्हाट, बोथ इंड्यूस वोल्टेजेस। समझ में आई इतनी बात। बट कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज करने से आपका जो हीटिंग प्रॉब्लम होती है दैट विल बी वेरी लार्ज, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आप नहीं यूज करते हो, कूलिंग प्रॉब्लम बहुत डेवलप हो सकती है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाइंडिंग होती है, तो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, आई एम बॉदरिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब होता है अगर मेरे पास एक पोल के अंडर में एक फेज के लिए 2 स्लॉट अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं क्या करूं, अपने कॉइल्स को मैं इक्वली इन दोनों में क्या करूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कॉइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। समझ में आई इतनी बात। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जितने भी आपके पास कॉइल्स हैं अगर वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक पोल के अंडर में एक फेज के लिए जितने भी स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसमें अगर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो ऐसी वाइंडिंग हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। समझ में आई इतनी बात, क्लियर उतनी बात। तो अब बताओ मुझको, अब यहां पे कुछ टर्म्स आपके पास अवेलेबल आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आएगी, ठीक है, कि यहां पे एक टर्म आएगा फेज बेल्ट। किसकी बात की जाएगी, फेज बेल्ट। फेज बेल्ट का क्या मतलब होता है, फेज बेल्ट होता है आपके पास कि एक फेज के अंडर में एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं एक फेज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ फेज बेल्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां करूं तो फेज बेल्ट का मतलब क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू एम ना। क्लियर उतनी बात, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं एक पोल के अंडर में एक फेज के लिए, तो आपके पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, दैट इज इक्वल टू एम एंड दैट इज नोन एज द फेज बेल्ट। सेम मैनर में दूसरी चीज आती फेज स्प्रेड। क्या चीज बोलते हैं इसको हम, फेज स्प्रेड। फेज स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि जो फेज बेल्ट है वो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एंगल का। तो आप बताओ मुझको, अगर मेरे पास फेज बेल्ट में m नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो m इंटू और एक स्लॉट कितना एंगल कंट्रीब्यूट करता है, हमेशा स्लॉट एंगल गामा के इक्विवेलेंट। तो फेज स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, m नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाय एक कितना स्लॉट एंगल कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज गामा। तो m इंटू गामा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ फेज स्प्रेड। समझ में आए इतनी बात। तो आपके पास जिस टाइप का सिस्टम होगा फेज स्प्रेड उसके लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो फेज स्प्रेड, अगर मेरे पास n फेज सिस्टम है, n फेज सिस्टम, तो फेज स्प्रेड जो होता है m गामा कह लो या फेज स्प्रेड कह लो, तो आपके पास क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय कितना n।
ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दिस एन, ठीक है। एन ये है नंबर ऑफ फेजेस, ये एन क्या है, स्लॉट्स पर पोल, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट। तो आप बताओ अगर सिंगल फेज होगा तो मेरे पास फेज स्प्रेड कितना आएगा, एम गामा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बताओ अगर ये टू फेज सिस्टम होगा तो कितना आएगा, एम गामा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। अगर मेरे पास ये थ्री फेज सिस्टम होगा तो फेज स्प्रेड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। और इसको बोला जाता है थ्री फेज सिस्टम के लिए दैट इज नोन एज अ नैरो फेज स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट एक और फेज स्प्रेड होता है दैट इज इक्वल टू एम गामा इज इक्वल टू थ्री फेज के लिए ही दैट इज नोन एज 120 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं वाइड फेज स्प्रेड, ठीक है। तो अपने अपने एप्लीकेशंस होते हैं कि बट मोस्टली व्हाट यू विल यूज दैट इज द नैरो फेज स्प्रेड। इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स तो आपको मैं बताऊंगा कि वाइड फेज स्प्रेड का क्या एप्लीकेशन होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम केस में जो आपके पास फेज स्प्रेड अप्लाई किया था, अगर कुछ भी ना आपको पता हो तो हमेशा याद रखना फॉर थ्री फेज सिस्टम के लिए जो फेज स्प्रेड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। क्लियर होती है बात। तो ये कुछ टर्म्स आप यूज करोगे जब भी कोई बात की जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है, और जैसा मैंने बताया था किसके लिए आपके पास फुल पिच और शॉर्ट पिच के लिए, कि जब भी शॉर्ट पिचिंग किया जाता है तो इंड्यूस वोल्टेज घट जाता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड अगर वाइंडिंग आप यूज करते हो तो हमेशा याद रखो आपका वोल्टेज फिर से रिड्यूस होगा। तो जो फैक्टर रिड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं के डी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू साइन एम गामा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एम इनटू साइन कितना गामा बाय 2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव ऑल दिस थिंग्स, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग। केडी वैल्यू साइन एम गामा डिवाइड बाय 2 एम इनटू साइन गामा बाय 2, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास दिस वन। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, के डी एन इज इक्वल टू साइन m into n into gamma divided by 2, that is divided by m sin n gamma divided by कितना 2, where this n is, don't confuse with these n symbolic representations, ठीक है। इस n का मतलब क्या है आपके पास, हार्मोनिक कौन सा ऑर्डर का है। अगर थर्ड है तो n की वैल्यू यहाँ 3 होगी, अगर फंडामेंटल है तो कितनी वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर होती है बात। तो दिस इज द kd एंड kdn, ठीक है। अब बात आ जाती है तुम्हारी कि आपके पास यहाँ पे एक टर्म और आएगा आपके पास, हम लोग लगभग खत्म होने की कगार पे हैं, किसको, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक जो नीडेड होगा सिंक्रोनस मशीन के लिए, मुझको इतनी चीजों को नीड पड़ेगी, ठीक है। अब बता मुझको, मेरे पास जो होगा केडी के एक वैल्यू और डिफाइंड होती है इन टर्म्स ऑफ फेज स्प्रेड, ठीक है। तो ऐसी वाइंडिंग्स हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स होंगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अगर आप यूज करते हो तो आप जरा ध्यान रखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो एक पोल के अंडर में जो नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं दैट इज वेरी लार्ज, ठीक है। आपके पास अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग द नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल फॉर ए सिंगल फेज अंडर वन पोल दैट इज वेरी लार्ज। अगर वेरी लार्ज है तो आप बताओ स्लॉट एंगल जो होगा आपके पास, अगर बहुत ज्यादा है आपके पास तो स्लॉट एंगल की वैल्यू क्या करेगा आपके पास, स्लॉट एंगल की वैल्यू हमेशा क्या करती है, अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो स्लॉट एंगल की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। होगी कि नहीं होगी ऐसा, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे तो स्लॉट एंगल का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री डिवाइड बाय n, समझ में आया इतनी बात। तो स्लॉट एंगल भी क्या करेगा आपका, रिड्यूस करेगा। अगर स्लॉट एंगल आपका रिड्यूस कर जाएगा तो आप बताओ, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन गामा बाय 2 की, ठीक है, तो गामा क्या, स्लॉट एंगल, अगर ये बहुत कम होता चला जाएगा तो आप बताओ मुझको, इसको मैं क्या कह सकता हूं, साइन थीटा की वैल्यू को मैं थीटा लिख सकता हूं, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। इज इट करेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास साइन गामा बाय 2 को मैं प्लेस कर सकता हूं किससे, गामा बाय 2 से। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, के डी इज इक्वल टू साइन m gamma by 2 divided by कितना m into gamma by 2 and that is equal to sin m gamma by 2 divided by कितना m gamma by 2 and m gamma and this m gamma, these two are known as that is the phase spread। समझ में आई इतनी बातें। तो हमेशा आप याद रखोगे कि फेज स्प्रेड के टर्म्स अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप कुछ इस वे में आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्लॉट एंगल की वैल्यू डिपेंड करते कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं पर पोल के अंडर में। अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगा, जो स्लॉट एंगल होगा रिड्यूस कर जाएगा। अगर रिड्यूस कर जाएगा बहुत छोटा एंगल मिलेगा, अगर छोटा एंगल मिलेगा तो साइन गामा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा बाय 2। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ फेज स्प्रेड, ठीक है। एंड लास्टली
फाइनल जो आता है दैट इज नोन एज KW। KW हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू KP इनटू KD, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। तो वाइंडिंग फैक्टर हो गया, KP हो गया, KD हो गया, कंसंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स आप यूज करने वाले हो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी ट्रांसफार्मर से बताते चलना हूं, जो इंड्यूस वोल्टेज पर फेज होता है उसकी आरएमएस वैल्यू हमेशा क्या होती है 4.44 F इंटू 5M इंटू कितना TPH। TPH मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 फेज में यूज करूंगा, तो मैं यहाँ टर्न्स जो यूज कर रहा हूं उसको मैं कैपिटल N नहीं शो कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल N एम्बिग्यूटी रिप्रेजेंट करेगा विद द स्पीड, ठीक है। तो आप क्या रखोगे यहाँ पे 4.44 F is the supply frequency, 5 is the maximum flux, ठीक है। TPH is what, that is your, what is the value of TPH? TPH is the number of turns per phase। क्लियर इतनी बात। अगर मैं इसी को लिखना चाहूंगा, ये हुआ कब के लिए, ये तब होगा आपके पास जब वाइंडिंग कैसी होगी आपके पास, हमेशा और हमेशा आपके पास वाइंडिंग कैसी होगी, फुल पिच वाइंडिंग होगी, और कैसी होगी, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी। EPH इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करूं, हमेशा ध्यान रखो EPH विल बी 4.44 F5M इंटू TPH इंटू कितना KW, एंड KW इज इक्वल टू KP इंटू कितना KD, और KP एंड KD की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो EPH की जो वैल्यू इस केस में आएगी और EPH की वैल्यू जो इस केस में आएगी, ये वैल्यू विल बी लोअर देन दिस वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। तो फुल पिच वाइंडिंग अगर होगी तो KP की वैल्यू 1 होगी। अगर अगर आपके पास कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी तो KD की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 हमेशा होगी। समझ में आया इतनी बात। तो ये कुछ इंड्यूस्ड EMF एक्सप्रेशंस आप बार बार यूज करोगे। एंड फाइनली अगर मैं कहूंगा n नंबर ऑफ आपके पास इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो EPH को, तो आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन जो होता है EPHN इज इक्वल टू 4.44 N into F multiplied by 5 NP into TPH into KDN into KPN, ठीक है। ये क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक हो गया। अगर मैं हार्मोनिक की बातें करूंगा तो मैं हमेशा याद रखूंगा फंडामेंटल होगा 10 की वैल्यू 1। ये फ्लक्स जो यहां आप लिखते हो दैट इज द फ्लक्स पर पोल, और वो भी हार्मोनिक पे डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल होगा तो फंडामेंटल फ्लक्स देगा, अगर आपके पास थर्ड हार्मोनिक होगा तो थर्ड हार्मोनिक करस्पॉन्डिंग फ्लक्स देगा। TPH इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ठीक है। वहां पे क्या KDN ऑलरेडी बता चुका हूं, KPN में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दीज आर द जनरल स्टेप्स व्हाट यू हैव टू फॉलो इफ यू आर गोइंग टू स्टडी योर सिंक्रोनस मशीन। समझ में आए इतनी बातें। तो आपको अगर इतनी चीजें भी क्लियर हैं, ठीक है, तो आपका यही बेस था सिंक्रोनस मशीन डेवलप करने के लिए। अब इतना क्लियर है तो अप्रोक्सीमेटली आप 20 to 25 क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल आउट कर सकते हो। द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ऑन दीज बेसिक कांसेप्ट्स हाउ वी आर गोइंग टू टैकल द ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे मुझे हैंडल करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।